चलिए प्रारंभ करते हैं, फिर अब आपका क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग ये सारा चीज को देख लेंगे। तो पहला वाला तो आपका ये क्लियर हो गया है, ये सारा चीज हम बता ही दिए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है ना। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री किसे मनोनीत किया गया है? तो देखिए मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ था अभी हाल फिलहाल में आपका, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश का थोड़ा सा चीजों को समझ लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। तो नए मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया है उसको भैया डॉक्टर मोहन यादव को। देखिए ये जो है ना आपका उज्जैन है ना, उज्जैन से ही विधायक रहे हैं। 2013 में पहली बार लोकसभा इलेक्शन लड़े थे और ये वहां पे जीते थे। लोकसभा नहीं कहिएगा, ये विधानसभा ही कहिएगा, ठीक है ना। और ये एबीवीपी से जुड़े हुए थे उज्जैन में ही, हम विद्यार्थी लाइफ से ही वहीं पे जुड़े थे। और ये आपका जो है जो संघ है, मतलब जिस संघ में जो है इसका अच्छा खासा पकड़ है, ठीक है। बहुत जो है एक तरह से बहुत शालीन मिजाज के आदमी है, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। तो इसी को मध्य प्रदेश का आपका क्या डॉक्टर मोहन यादव को क्या किया गया है, मुख्यमंत्री के लिए मनोनीत किया गया है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? छगन भाई मंगू भाई पटेल है। तो मंगू भाई पटेल को भी याद रखिएगा, मंगू भाई पटेल के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, तो क्या कहिएगा, इसको जो है आपका शपथ दिलाया जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा इसकी चीज को थोड़ा हम लोग देख लेंगे। वहां के दो मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है, जगदीश देवड़ा होंगे और राजेश शुक्ला होंगे, इसको याद रखिएगा। और देखिए अभी अब हम लोग का कृषि मंत्री है ना, कौन भाई? नरेंद्र सिंह तोमर है। तो नरेंद्र सिंह तोमर को केंद्र से मतलब आपका संसद से उसको इस्तीफा, संसद सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा है। तो यहाँ के जो है कौन होंगे भैया? तो विधानसभा जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? तो आपको यही नरेंद्र सिंह तोमर याद रखिएगा, ठीक है। ये हम लोग के लिए जरूरी हो जाता है याद रखने के लिए, क्योंकि संसद से इस्तीफा दिए हैं और वहां पे जाके अध्यक्ष बनेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाता है। अब देखिए यहाँ का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जान लेते हैं, किसका? मध्य प्रदेश का, कि वहां पे कितना क्या सीट है। देखिए यहाँ पे टोटल 230 सीट है और एक सदन है, 2 सदन नहीं है, ठीक है। एक सदन ये विधानसभा, यहाँ पे 230 है। इसमें से मध्य प्रदेश में बीजेपी को कितना आया था? 163 सीट आया था, ठीक है। और कांग्रेस को कितना आया था? 66 सीट आया था। ये बात आपको याद रखिएगा। पिछले कई सालों से जो है यहाँ पे आपका क्योंकि कौन मुख्यमंत्री थे, क्या कहिएगा? शिवराज सिंह चौहान था। इस बार शिवराज सिंह चौहान नहीं बन रहे हैं, यहाँ से फंसाने के लिए आदमी के माइंड में सेट है शिवराज सिंह चौहान पिछले 20 साल से पढ़ते आ रहा है, तो कहीं उसी को ना लगा दे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी हिट कीजिएगा। और ये कब मुख्यमंत्री बने हैं? तो क्या कहिएगा? 18वें मुख्यमंत्री होंगे। कहाँ के? तो आपका मध्य प्रदेश का। तो देखिए मध्य प्रदेश का थोड़ा सा ना बहुत अच्छा खासा एरिया क्षेत्र है, ठीक है। उसको बाघ स्टेट भी कहते हैं, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। वहां पे 7 टाइगर रिजर्व है। अभी हाल फिलहाल में पता है आपको, ये जो है दुर्गावती बताए थे ना, ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व याद रखिएगा। 7वां क्या हुआ था आपका? दुर्गावती जो है ना आपका कितना 7वां स्टेट मतलब बाघ रिजर्व बना था दुर्गावती। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। वीरांगना दुर्गावती था, ये याद रखिएगा। बहुत ज्यादा वहां पे आपका जो है बाघ पाया जाता है। बहुत बड़ा स्टेट है, अच्छा खासा सतपुड़ा, बहुत वहां पे आपका नर्मदा, ताप्ती नदी, सारा चीज आपका मध्य प्रदेश से ही निकलता है। मध्य प्रदेश का थोड़ा भौगोलिक स्थिति आपको दिखा देता है कौन कौन सा। देखिए ये सीमा साझा करता है सबसे पहले इधर कहिएगा तो छत्तीसगढ़ से, उसके बाद छत्तीसगढ़ से नीचे देखिए, हाँ आइए आ ही गया। तो देखिए ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नीचे आपका ये मध्य प्रदेश, इधर गुजरात और इधर राजस्थान, ठीक है। और इधर उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है कौन? क्या कहिएगा? मध्य प्रदेश करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का सीमा कहां साझा करते हैं। देखिए यहाँ पे अभी 2-3 चीज आपका काम हुआ था, आपको ये बात देखिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि यहाँ पे जो है ना आपका सबसे पहला सोलर शहर उज्जैन में आपका अभी किया गया था ना, सोलर शहर सबसे पहले। और ग्वालियर में जो है ना आपका ये अभी ग्वालियर जो है ना, ग्वालियर सिटी, यहाँ पे बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इस सब चीज को, अभी आपका जो है ग्वालियर में आपका ये राष्ट्रपति जी गए थे, वहां में जो है आपका साहित्य महोत्सव का जो है उद्घाटन भी किया था ग्वालियर में ही, ठीक है। उसके बाद और क्या किया गया था? यहाँ पे इंदौर को जो है आपका स्वच्छ सिटी के रूप में सबसे ज्यादा जो है आपको क्या ये मिलता है, क्या बोलते हैं, पुरस्कार मिला हुआ था, ठीक है ना। मध्य प्रदेश से बहुत संबंधित चीज है, यहाँ पे लिख के लाने से याद तक रेंडम याद नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज आपको थोड़ा सा समझ लेना है। तो मेरे हिसाब से सारा चीज समझ गए होंगे। डॉक्टर कौन है भैया? मोहन यादव को बनाया गया है, वहां के मुख्यमंत्री होंगे। इसको नियुक्त मतलब मनोनीत कर लिया गया है। देखिए एक होता है ना पर्यवेक्षक, कोई भी दल होता है ना, उस दल का जो है, पार्टी का जो है एक पर्यवेक्षक होता है, उसी के द्वारा जो है चुना जाता है। तो वहां पे गए थे आपका मनोहर लाल खट्टर थे पर्यवेक्षक में, हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो उसी के सारे के द्वारा ये जो है आपको चुना गया। अब आइए 33वां वया सम्मान। देखिए अभी वया सम्मान, देखिए वया सम्मान जो है ना आपका जो है ना साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाने वाला पुरस्कार है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो 33वां वया सम्मान जो है 2023 किस हिंदी लेखिका को प्रदान किया जाएगा? तो भैया 32वां आपका मिल चुका होगा। तो 32वां किसको मिला था? तो 32वां मिला था आपको किसको भैया? तो क्या कहिएगा? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था। किसके लिए? पागल खाना के लिए। 32वां था ये, ठीक है। और ये किसका मिलेगा? 33वां मिलेगा। किसको मिलेगा? तो ये पुष्पा भारती को मिलेगा। ये बहुत अच्छी लेखिका है, ठीक है। यादें यादें और यादें, इसका जो है संस्मरण है, ठीक है। क्या कहिएगा? इसका ये संस्मरण है, यादें यादें और यादें के लिए इसको मिला है क्या?
33वां वया सम्मान अभी दिया नहीं गया है, दिया जाएगा, घोषणा कर दिया गया है। अब के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये जानिए ये 1991 से दिया जाता है, पहले ये समझिएगा 1991 से में दिया जाता है। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले कौन किसको मिला था? तो रामविलास जी को मिला था। क्या कहिएगा? रामविलास जी सबसे पहले प्राप्त करता थे। कितना रुपया दिया जाता है? तो 4 लाख रुपया दिया जाता है। कैसा? कितना कहिएगा? 4 लाख। कैसा होना चाहिए? तो हिंदी भाषा का कोई भी आपका होना चाहिए और पिछले 10 साल में प्रकाशित होना चाहिए। कितना साल में? 10 साल में। ये सारा चीज आपको बिल्कुल भी याद रखिएगा। के बिरला फाउंडेशन, रामविलास पहले थे, 4 लाख रुपया दिया जाता है, हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है। 10 साल के भीतर क्या है आपका जो है ये क्या होना चाहिए? पब्लिश होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है। तो इस बार कैवा दिया गया है? 33वां दिया जाएगा। 32वां किसको दिया गया था? पागल खाना के लिए। तो इस बार जो दिया जाएगा उसका बुक का नाम क्या है? तो यादें और यादें। संस्मरण है किसका? पुष्पा भारती का। तो ये बात बिल्कुल भी याद रखिएगा। पुष्पा आपको क्या देगा? यादें और यादें किसका संस्मरण है? तो क्या कहिएगा? पुष्पा भारती। कौन है भैया? तो वह सम्मान पाने वाली है। 32वां किसको मिला था? ज्ञान चतुर्वेदी को। ये 32वां याद रखिएगा। अब आइए शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान, बहुत अच्छा खासा, बहुत पैसा, इसमें तो 4 लाख दिया जाता है, उसमें बहुत पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो शिव शंकरी को मिला था इस बार। ठीक है, किसके लिए? सूर्यवामन शव के लिए। उसके बाद आप पेरुमल मुरुगन को अभी आपका पढ़ाए हुए हैं सारा चीज हम। आपका जैसे भी पुरस्कार दिया वो भी साहित्य के क्षेत्र में अच्छा खासा पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, फायरबर्ड के लिए दिया गया था। तो ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ से संबंधित कुछ साहित्य का पुरस्कार है, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़िएगा। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार तब तो 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। कब से दिया जाता है? तो क्या कहिएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये बात आपको याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में सबसे पहले कौन पाए थे? तो क्या कहिएगा? जी शंकर कुरुप। और महिला में कहेगा था आशापूर्णा देवी, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो इस बार 57 में कौन पाए हुए थे? क्या कहिए? दामोदर मौजू। कौन? कोंकणी भाषा के हैं। ठीक है, कोंकणी गोवा के तरफ कोंकणी भाषा बोला जाता है, तो ये 57वां हो गया दामोदर मौजू। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आपका क्या बता रहे हैं? ज्ञानपीठ बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कौन बोले थे अभी? आपका सरस्वती सम्मान किसको मिला? आपका शिव शंकरी को। उसके बाद जेसीबी पुरस्कार किसको? पेरुमल को। किसके लिए? फायरबर्ड के लिए। ज्ञान चतुर्वेदी को वया सम्मान और पुष्पा भारती को किसके लिए? इस बार का वया सम्मान 33वां। मेरे हिसाब से सारा चीज आपका कट टू कट हो गया है। यहाँ से संबंधित चीजें थोड़ा मोड़ा पूछ लेता है। फायरबर्ड याद रखिएगा, सूर्यवामन याद रखिएगा, पागल खाना याद रखना है, यादें और यादें याद रखना है, ये सब बिल्कुल भी पूछ लेता है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष वरदान किया जाता है, जो मैं बता चुका हूँ पहले भी। ज्यादा रामविलास 1991 से दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार में राशि 4 लाख दिया जाता है। पात्र होने के लिए वही है जो बोले हैं। ठीक है, 10 प्रकाशित ये लिख दिया जाता है कभी कभी। ठीक है, कि अभी मान लीजिए आपको जो है बुक निकालेंगे तो फिर ये सारा चीज आपका वहां पे लिखा हुआ रहेगा, तो फिर हमको दोबारा से मेहनत करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलें। आगे क्वेश्चन समझिए। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको लंबा भी बताएंगे हम। अंतरराष्ट्रीय क्या है भैया? पर्वतीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बोल रहा है, इंटरनेशनल पर्वतीय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 2002 में 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा आपका घोषणा किया गया और 2003 में ये पहली बार मनाया गया। ठीक है, यूएनओ के द्वारा ये आपको मनाया गया। कब कहिएगा? 2003 में पहली बार। तो ये कैवां बार हो जाएगा? 20वां होगा। तो क्या कहिएगा? कोई पूछेगा कि विश्व अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया गया? 2023 में। कब मनाता है? तो भैया 11 दिसंबर को मनाता है। क्यों मनाता है? ये बड़ी बात है ना कि क्यों मनाते हैं। तो मनाने का जो है ना, इसके सबसे पहला ये बात है कि पहाड़ के जो महत्व के बारे में लोगों को क्या करना है? जागरूक करना है। अभी भी आपको बता देते हैं, पहाड़ में लगभग 15% आबादी जीवन यापन करता है। कितना प्रतिशत कहिएगा? 15%। पहाड़ में लोग पूरे विश्व में रहते हैं 15%। ये बात जान लीजिए। हम लोग का जितना जो आप लोग देते हैं जैव विविधता देखते हैं ना, हॉटस्पॉट जो बना हुआ है, 50% जैव विविधता समटे हुआ है। कौन? अपना पहाड़। ठीक है, तो ये इसका पहाड़ का बहुत ज्यादा अपने आप में महत्व है। अभी हम इंडिया के भी बारे में आपको बता देते हैं। तो आपको पूछ सकता है कि पहाड़ी में कितना जीवन जीता है लोग? तो 15% ऐसी आबादी है जो पहाड़ में रहता है और 50% जैव विविधता का पहाड़ी अपने पास रिस्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मनाने के लिए बहुत, अभी देखिए क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बहुत सारा कुछ गड़बड़ भी हो रहा है, इसी वजह से लोग को बिल्कुल भी इस पे ध्यान देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का बहुत अच्छा पहल है, इस सराहनीय है। ठीक है ना, तो इस वर्ष का थीम क्या है भाई? पर्वतीय परिस्थितिकी प्रणालियों को क्या करना है? बहाल करना है। ठीक है, पर्वतीय परिस्थिति को क्या करेगा? बहाल करेगा। ठीक है, 2003 में पहली बार मनाया गया था। चलिए अब कुछ फैक्ट चीज को हम लोग देख लेते हैं। ये तो समझ गए हैं, 15% आपको बता दिए, 50% क्या है? जैव विविधता रहता है। अब यहाँ पे कुछ चीज आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो चीज देखेंगे। देखिए हम लोग आमतौर पर जो अपना पृथ्वी है, अपना पृथ्वी पे आमतौर पर क्या प्रथम द्वितीयक तृतीयक यही सब चीज ना मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ऐसे ही कि देखिए टोटल विश्व में जो है मैदानी अगर क्षेत्र पूछेगा तो क्या कहिएगा? पूरे विश्व में मैदानी क्षेत्र कितना है? तो 41% है। ये बात आपको याद रखना है, जो आपको हम यहाँ लिख चुके हैं। ठीक है, 41% मैदानी है और 33% पठार है। अब देखिए मैदान तो समझ गए
कि जो नदियों के द्वारा होगा, जो सपाट होगा वो मैदान है, ठीक है, वो मैदान है। अब पठार किसको कहेंगे, मान लीजिए ये क्या है हमारा समान मैदान है, भूमि है, इससे थोड़ा सा उच्चावत ये आकार का होगा, तो ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। विश्व का सबसे बड़ा पठार का हम लोग पामीर का पठार बोलते हैं ना, विश्व का छत कहा जाता है, तो ये थोड़ा सा ऊपर होता है ये, ठीक है। मान लीजिए कि इधर भी आपका समतल है, इधर भी समतल है, और थोड़ा सा उठा हुआ ये वाला हम लोग बोलते हैं ना दक्कन ट्रेप है। महाराष्ट्र में जो है आपका क्या है, थोड़ा उधर पठारे पठारे, पारादीप भारत क्या है गोंडवाना लाइन का भाग था, उधर से आया, तो वो सारा चीज क्या है वो उधर पठारी आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका पठार होता है। कितना % पठार है पूरे विश्व में, तो क्या कहिएगा 33% पठार है, ठीक है। अब पर्वत कितना % कहिएगा कि आपका भैया पर्वत कितना है, तो 24% आपका पर्वत है, ठीक है। ये पूरे विश्व का, ये क्या आपका विश्व का फिगर बता रहे हैं, ये क्या है भैया, ये विश्व का फिगर है। अगर यहाँ पे इंडिया की रिस्पेक्ट पे बात कीजिएगा तो उसको भी बता देते हैं, यहाँ पे जो लिखबो नहीं किए। देखिए इंडिया में क्या है ना 43% मैदानी भाग है, क्या कहिएगा 43% मैदान है। कितना %, 43% मैदान है, ठीक है। और यहीं पे क्या कीजिएगा 28% जो है आपका पठार है। कितना %, 28% पठार है। और 18% अगर कहेगा तो आपका क्या कहिएगा पहाड़ कहिएगा, क्या कहिएगा पहाड़, और 11% पर्वत है, ठीक है। तो चलिए आज थोड़ा सा पर्वत के बारे में आपको हम बताते हैं कि ये पर्वत, ये इंडिया का सिनेरियो, यानी अपना प्यारा सा भारत का सिनेरियो है, मतलब यहाँ पे ये चीज आपको मिलेगा। 43% मैदान है, मैदान समझ गया, जो समतल भूमि होता है जो नदियों द्वारा बना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना उत्तर भारत का मैदान, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा का मैदान क्या है, ये नदियों के द्वारा लाया गया, क्या है बिछा दिया, ये मैदान हो गया, है ना। और जो पुरानी भूमि होगी वहां पे हमेशा पठार ही होगा, जैसे गोंडवाना लैंड का भाग है, तो कौन परादीपीय भारत, वो क्या है पठार है, सबसे बड़ा पठार। तो भारत में कितना % पठार है, 28%, और पहाड़ कितना % है 18%, और पर्वत आपका 11%, और पूरे विश्व में ये स्थिति है। तो चले फिर थोड़ा सा आपको उधर दिखा देते हैं हम, फिर हम लोग बात करेंगे। देखिए कोई भी चीज पढ़िए, ऐसा पढ़िए फिर कि आपके सामने कोई ना रुके, है ना, यानी सारा चीज क्लियर होना चाहिए। पर्वत, पठार, मैदान क्या होता है, कैसे बनता है, ये बनने का प्रक्रिया आपको, अगर फिर यहाँ पे आपको उधर जाएंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। देखिए वो मैप भी नहीं है देखिए ये आपको पहले ऐसे ही अपने से ले लेते हैं हम। देखिए ये समझिए, ये समझिए कि ये क्या है, ये परादीपीय नहीं, इसको नहीं लीजिए, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अच्छा है मतलब ये वाला देखिएगा ना, इसको क्या कहिएगा, पहले ये परादीपीय भारत था, इधर क्या अरब सागर है, इधर क्या बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है ना। तो ये क्या है भैया आपका इंडियन प्लेट कहिए, इसको क्या कहिए इंडियन प्लेट है, ठीक है। ऊपर में क्या है भैया, ये यूरेशियन प्लेट है, क्या कहिएगा यूरेशियन प्लेट है, या फिर इसको क्या लोरेशिया भी कह सकते हैं, यूरेशियन प्लेट है। ये आपका ऐसे करके अपना ये नहीं बन पा रहा है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, कहिएगा कि कोई बात नहीं है, हम बस इसी तरह से रफ एंड टफ काम करें, ठीक है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया। तो हुआ क्या ना, ये मेरा जो हम लोग का जो यहाँ पे विंध्याचल है ना, विंध्याचल से उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जो मतलब अलग कौन करता है, विंध्याचल का पठार यही करता है ना। तो ये इधर समझिए, तो ये इधर से टकराया, ये इधर से टकराया, ये टकराने के बाद आपका क्या हुआ, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकराने के बाद यहाँ पे आपका क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ, जो हम लोग आज हिमालय पढ़ते हैं। तो हिमालय एक होता है मुख्य हिमालय, ठीक है, और एक होता है पार, मतलब आपका ट्रांस हिमालय। तो जो भी हम लोग बात करते हैं, जब हिमालय की बात होगा तो उसमें जो है आप ट्रांस हिमालय को नहीं जोड़िएगा। अब देखिए ट्रांस हिमालय को आपको नहीं जोड़ना है, तो देखिए ट्रांस हिमालय कहाँ है, ये जो है ना, ये आपका ये जम्मू कश्मीर है ना, ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, गड़बड़ हो गया। देखिए ये जम्मू कश्मीर है ना, चलिए इतना ही समझ जाइए, ये जम्मू कश्मीर है ना। तो यहाँ पे जो है जो ट्रांस हिमालय है, तो उसका विस्तार जो है ना आपका यहीं तक है। अब जो मुख्य हिमालय, जो हम लोग अगर कोई कहेगा कि हिमालय कहेगा, तो आप बस इतना समझिएगा, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, इतना बात लगाइएगा दिमाग कि कहेगा कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी भारत में कौन सा है, तो क्या कहिएगा हिमालय की सर्वोच्च चोटी भारत में कौन है, कंचनजंगा है, ये बात याद रखना। अगर वहीं पे कहेगा कि भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन है, तो क्या कहिएगा, तो आपको यहाँ पे बोलना है कि केटू है, क्या कहिएगा केटू, काराकोरम जिसको बोलते हैं, 8611 किलो 11 मीटर है, ठीक है, इसकी ऊंचाई इतना है। और ये क्या, ये ट्रांस हिमालय का भाग होता है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय ये आपका इधर वाला है। तो यहाँ पे जो श्रेणी है, इसको कौन सा श्रेणी, ये काराकोरम श्रेणी आता है, ये ट्रांस हिमालय के बाद है। काराकोरम के बाद ये कौन है, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, फिर उसके बाद आपका जास्कर श्रेणी है। ये 3 श्रेणी ये किसमें, ये ट्रांस हिमालय में आता है। उसके बाद फिर आपका कौन सा जो हिमालय आता है, क्यों बता रहे हैं, तो सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक जो ऊंचाई जो पर्वत है, तो आपका यही अपना जो हिमालय, जो जिसके बारे में जो मुख्य हिमालय की अभी बात करने जा रहे हैं, वही हिमालय में ही है, ठीक है। टॉप 3 भी है, ठीक है, उसी वजह से यहाँ थोड़ा सा
चीजों को बताना जरूरी है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे ना जो ये श्रृंखला शुरू होता है, जो जास्कर श्रेणी है, बहुत बार विरध हिमालय में भी बहुत लोग जोड़ लेते हैं, तो यहाँ से शुरू कीजिएगा, ऐसे करके शुरू करके ये जो है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ तक आता है, मेरे हिसाब से नहीं दिखेगा। तो इसका जो लंबाई जो है ना आपका लगभग कितना 2400 किलोमीटर से लेके 2500 किलोमीटर तक है। कितना है? 2500 किलोमीटर तक है। और विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटी, जो जितने भी पर्वत देख रहे हैं चोटी पर्वत चोटी है, तो कौन सा कहिएगा? वृहद हिमालय या क्या हिमाद्री कहिएगा, या ठीक जो भी कहना है इसका नाम यही सब है। ठीक है, हिमाद्री है, वृहद हिमालय है, इसी में ये सारा पर्वत चोटी बड़ी बड़ी जो लंबी लंबी चोटी देख रहे हैं, जैसे कि आप माउंट एवरेस्ट देख रहे हैं ना, तो इसी पर्वत चोटी पे है। ठीक है, और अभी आप आगे में सारा चीज बताएंगे। तो चलिए, इसका लंबाई समझ गए, इसका चौड़ाई कितना है भैया? तो 400 से कितना आपका 150 किलोमीटर तक जो है इसका चौड़ाई है। ठीक है, और इसका औसत ऊंचाई कितना है? तो क्या कहिएगा? इसका जो है 6100 मीटर इसका जो है औसत ऊंचाई है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो चलिए, इसमें थोड़ा बाद में बात करेंगे, पर इसको देख लेते हैं। तो भारत का सबसे सर्वोच्च चोटी K2 है, काराकोरम इसमें पड़ता है। आपका कितना है? 8611 है। ठीक है, यहाँ से आपका सियोग नदी है, जो आपका जाके आगे में किस में मिल जाता है? तो क्या कहिएगा? ये सिंधु नदी में मिल जाता है। और यहाँ से आपका ऐसे करके सिंधु नदी बहता है। तो सिंधु नदी किस श्रेणी के बीच बहेगा? तो क्या कहिएगा? ये आपका लद्दाख श्रेणी है, और ये आपका जास्कर श्रेणी है। तो ये बिल्कुल भी आपको याद रखना है। सिंधु नदी ये करके होता है, और यहाँ से ऐसे करके आपको निकलता है। ठीक है, तो ये जो सबसे ऊंची चोटी, ये जो आपका ये जो है आपको बोले ये काराकोरम श्रेणी, तो काराकोरम श्रेणी का सबसे उच्च चोटी जो है उसको हम लोग K2 के नाम से जानते हैं, जिसको गार्डन आस्टीन कहते हैं। उसकी ऊंचाई कितना है? 8611। उसके बाद जो आपको अभी लद्दाख श्रेणी बोले हैं, लद्दाख श्रेणी का सबसे सर्वोच्च चोटी राकापोसी है। क्या कहिएगा? राकापोसी। यहाँ पे है आपका राकापोसी, ये याद रखिएगा, राकापोसी है लद्दाख की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी राकापोसी। और यहाँ पे एक चीज और है, दूसरी बात क्या है ना कि ये सबसे तीव्र, विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाला, तो आपको अगर कोई पर्वत पूछेगा, चोटी पूछेगा, तो यही राकापोसी कहिएगा। ठीक है, बहुत एग्जाम कौन से पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत चोटी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ज्यादा ढाल वाला पर्वत चोटी आपका राकापोसी है, जो किस श्रेणी में पाया जाता है? तो क्या कहिएगा? आपका ये लद्दाख श्रेणी। फिर नीचे आइए, नीचे जास्कर श्रेणी है, तो जास्कर श्रेणी की सबसे उच्च चोटी है आपका कौन? नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत कभी कभी आपका वृहद हिमालय में भी ले लेता है, और कभी आपको कोई कहता है कि नहीं ये जो है आपका ट्रांस हिमालय का भाग है, और कोई कहता है कि नहीं ये मुख्य हिमालय का भाग है। तो ये थोड़ा विवादास्पद है, मगर इसी श्रेणी में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका नंगा पर्वत हो जाएगा। तो ये तीनों पर्वत कहाँ है? तो क्या कहिएगा? ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ये कौन सा भाग है भैया? ट्रांस हिमालय का भाग है। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी समझ रहे हैं, ये वाला भाग कौन सा है? ट्रांस हिमालय का भाग है। अब यहाँ से ये मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय यहाँ से नंगा पर्वत से शुरू होकर के कहां तक चला जाता है? नामचा बड़वा तक। नामचा बड़वा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है ना, इसका विस्तार यहीं तक यही है। तो यहाँ पे कुछ कुछ आपका इसमें क्या है? इसमें मुख्य चोटी है। तो उस चोटी को थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। क्यों बता रहे हैं? पर्वत की बात आया है इसी वजह से, क्योंकि रिस्टोर करना है। यहाँ से कोई भी घटनाक्रम के साथ अगर कोई चीज पढ़िएगा तो ज्यादा याद रहेगा। इधर यहाँ से अगर आगे बढ़िएगा ना, तो आपको यहाँ पे उत्तराखंड में ना इसका जो है बहुत सब आपको चोटी मिलेगा। तो 3-4 गो चोटी, मतलब जो ऊंची ऊंची चोटी है उसको हम बता देते हैं। सबसे पहले ना आपका बंदर पूछ है। क्या कहिएगा? बंदर पूछ है। क्या कहिएगा? बंदर पूछ है। उसके बाद बद्रीनाथ है। ठीक है, उसके बाद नंदा देवी है। क्या? हाँ, नंदा देवी है, नंदा देवी है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है आपका? बाद नंदा देवी हो गया। उसके बाद कामेत है। क्या कहिएगा? कामेत है। ये सब क्या बता रहे हैं? ये सब आपका सर्वोच्च चोटी है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। क्या क्या कहिएगा? कामेत है, बंदरपूछ है, बद्रीनाथ है, नंदा देवी है, ये सब उत्तराखंड का सबसे उच्च। उसके बाद त्रिशूल है, त्रिशूल है। ये सब क्या है? उच्च चोटी है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। कौन से हिमालय पर? तो वृहद हिमालय या हिमाद्री पर, या जो भी कहिए उसी पर जो है ये आपका उत्तराखंड में है। क्या कहिएगा? बंदरपूछ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल कहाँ है? अपना भारत में है। और भारत में भी कहाँ? उत्तराखंड में। अब आइए इसका सर्वोच्च चोटी सब, आप इधर आइए थोड़ा सा। यहाँ पे आपको इधर से नेपाल शुरू हो जाएगा। यहाँ पे नेपाल जब शुरू होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारा चोटी मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको धौलागिरी मिलेगा। क्या कहिएगा? धौलागिरी। ठीक है, धौलागिरी। एपी भी है, एगो एपी भी याद रख सकते हैं। एपी है, धौलागिरी है। ठीक है, धौलागिरी है, अन्नापूर्णा है। क्या कहिएगा? अन्नापूर्णा है। उसके बाद अन्नापूर्णा के बाद आपका क्या है? मनसालू है। ठीक है, मनसालू के बाद आपका क्या हो जाएगा? मनसालू हो गया ना, मनसालू है। उसके बाद आपका ये एक चुयू है। ठीक है, चुयू है। ठीक है, उसके बाद फिर इधर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको ये क्या बोलते हैं? मकालू मिलेगा। ठीक है, मकालू है। फिर एवरेस्ट है। ठीक है, फिर एवरेस्ट के बाद आगे आइएगा तो अपना भारत में जो है आपका कंचनजंगा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। तो इतना सब चोटी है कि सारा किस पे है? ये सारा चोटी आपका वृहद हिमालय पे ही है जो नाम। तो कंचनजंगा अपना भारत में पड़ता है, ये सारा चीज अपने भारत में पड़ता है। और यहाँ पे जो आपको बोले हैं ये वाला नेपाल में पड़ता है, जो सर्वोच्च चोटी है। कौन कौन सा बोले हैं? तो सबसे पहले एपी याद रखेगा, फिर धौलागिरी याद रखेगा, फिर अन्नापूर्णा याद रखेगा, फिर मनसालू याद रखेगा। ठीक है, मनसालू के बाद फिर आपको
शोयू याद रखिएगा, फिर एवरेस्ट याद रखिएगा, फिर मकालू। ये सारा चीज कहाँ है? नेपाल में है। ये सारा सर्वोच्च चोटी है। और आगे में यहाँ पे आइएगा तो इधर से ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे करके आता है, जहाँ पे मुड़ जाता है तो जहाँ पे बैंड बनाता है वहीं पे आपका यहाँ पे क्या है? नामचा बड़वा है। फिर आप ऐसे करके उसके बाद यहाँ पे आके हिमालय क्या करता है? दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, जिसको हम लोग पूर्वांचल हिमालय कहते हैं या पर्वत। तो इस सबसे कहेगा कि भारत में जो सर्वोच्च चोटी पाया जाता है कौन सा हिमालय में पाया जाता है? क्या कहिएगा? पहले तो कहिएगा मुख्य हिमालय में। मुख्य हिमालय के कौन सा श्रेणी में? तो क्या कहिएगा? ये जो है आपका वृहद हिमालय में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगा, जैसे वृहद हिमालय है, वृहद हिमालय है, ठीक है। वृहद हिमालय के बाद फिर आपका कौन सा हिमालय मिलेगा आपको? लघु हिमालय है। तो यहाँ पे जो आपको बोले हैं, ये वाला जो एरिया बोले थे कि यहाँ पे जास्कर श्रेणी है और फिर यहाँ से वृहद हिमालय यहीं से शुरू हो जाता है। तो इसके बीच जो है ना, एक जो है इसको डिवाइड जो करता है उसको क्या बोलता है? ITCZ। याद रखिएगा, ITCZ यानी इंडो सांगपो सच्चर जोन बोलता है। कहेगा कि ITCZ को किसके द्वारा अलग, कौन कौन अलग होता है ITCZ से? तो क्या कहिएगा? आपका जास्कर श्रेणी यानी आपका ट्रांस हिमालय, और क्या कहिएगा? वृहद हिमालय, ठीक है। ये ITCZ। फिर एगो आपका आता है क्या? MB यानी क्या बोलते हैं उसको? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT, ठीक है। तो इसको क्या कहिएगा? ये किसका? वृहद हिमालय और लघु हिमालय, यानी वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच ये अलग होता है, MCT, ठीक है। एक हाथ आपका क्या होता है भैया? आपका होता है क्या? एक मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो गया, एक मेन बाउंड्री फॉल्ट होता है MBF। क्या कहिएगा? MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये क्या? वृहद हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के से अलग जो होता है उसको MBF कहते हैं। एक होता है आपका HFF। क्या कहिएगा? HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट किसका कहिएगा? तो आपका शिवालिक हिमालय और कौन सा हिमालय? नीचे वाला हिमालय, वो आपका होता है HHF। तो ये तीनों चीज बहुत बार पूछ लेता है, क्या है ITCZ क्या है? तो इंडो तिब्बतन कहिएगा या सांगपो कहिएगा, क्योंकि तिब्बत को उसमें तिब्बती भाषा में सांगपो कहा जाता है। इंडो तिब्बतन यानी सांगपो सच्चर जोन होता है, ठीक है। MCT भी तो समझ ही गए हैं क्या होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है, और MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट होता है। HFF तो ऊपर से सबसे पहले क्या कहिएगा? ट्रांस हिमालय के बाद क्या? वृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, और नीचे वाला तो ये आपका है। तो यहीं से शुरू कीजिएगा, ये पहला हो जाएगा आपका ITCZ, ये वाला हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? MCT हो जाएगा, ठीक है। फिर MBF हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आपका HFF हो जाएगा, ठीक है। ये आपका टोटल बंटवारा है। अब देखिए नदियों के आधार पर हिमालय का जो बंटवारा होगा, वहां पे आपका सर्वोच्च चोटी कहाँ मिलेगा? तो नदी एक था सिडनी बुराट। कौन थे? सिडनी बुराट, नाम सुने होइएगा, सिडनी बुराट कौन थे भैया? ये बहुत बड़ा भूगोलवेत्ता थे, ठीक है, भूवैज्ञानिक थे। उसके द्वारा जो है हिमालय को कई 4 भागों में बांटा गया, यानी कि सिंधु नदी से लेके सतलज नदी के बीच के एरिया को क्या कहेंगे? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, ठीक है। फिर आपको सतलज से लेके काली तक क्या कहिएगा? कुमायूं हिमालय। काली से लेके तिस्ता तक आपको कौन हिमालय कहिएगा? ये आपका असम नेपाल हिमालय। फिर तिस्ता से लेके दिहांग तक कौन सा हिमालय हो जाएगा? असम हिमालय। तो इसके ये हिमालय का विभाजन अलग अलग किया गया है। तो जो विभाजन है, तो ये उत्तर से दक्षिण के क्रम का विभाजन बता रहे हैं, और ये नदियों के क्रम पे आपका विभाजन है। तो नदियों के क्रम पे यहाँ पे कहिएगा असम हिमालय, सॉरी पंजाब हिमालय, कौन? सिंधु और सतलज के बीच, सतलज और काली के पास कुमायूं हिमालय, फिर काली और तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और तिस्ता और दिहांग के बीच कौन सा हो जाएगा? अब असम हिमालय कहिएगा, ठीक है। तो ये सिडनी बुराट का विभाजन है, और ये जो है आपका भौतिक विभाजन है। तो सबसे ऊंची चोटी जो पाया जाएगा वो कहाँ पाया जाएगा? क्या कहिएगा? वृहद हिमालय में पाया जाएगा भारत में, ये सारा चीज है। नेपाल में इतना सारा चोटी है। अब सबसे सर्वोच्च चोटी विश्व का कौन सा है? तो क्या कहिएगा? सबसे सर्वोच्च चोटी विश्व का क्या? माउंट एवरेस्ट है, जिसका 8000 कितना भैया? जिसका ऊंचाई कितना? अरे यार लिखो ना, 8850 या 48। देखिए 48 याद नहीं रखेगा, क्योंकि ये क्या है ना, फोल्टेड माउंट है। ये अभी तक विस्तार इसका बढ़ते जा रहा है। देखिएगा शिवालिक हिमालय इधर वाला इधर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो हल्के में नहीं लेना है, ये बढ़ता जा रहा है, ये ऊंचा होता, क्योंकि इधर से इंडियन प्लेट, इधर से यूरेशियन प्लेट टकराया, फोल्ट है। क्या बोले थे वो? क्या भूसन्नति का सिद्धांत कवर दिया था ना, तो क्या बोला कि ये पहले यहाँ पे क्या था? ये बहुत बड़ा सागर था, ठीक है, क्षैतिज सागर, ठीक है। वहीं पे क्या हुआ था? चारों बगल से नदी का अवसाद आके जमा हुआ, हल्का चिलचिला पानी था, और जब यहाँ पे दोनों प्लेट का टकराव हुआ तो सारा क्या हो गया? ऊपर उड़ गया, ठीक है। तो यही है आपका, थोड़ा सा ये भी आप भूसन्नति का सिद्धांत समझिएगा, कोबर के द्वारा दिया गया था। तो ये चीज आपको मोटा मोटी चीज यहाँ से समझ में आना चाहिए। तो भारत में जो पर्वत और पहाड़ जो है, इसका स्थिति क्या है? तो पहाड़ कितना कहिएगा? 18%, और पर्वत कितना कहिएगा? 11%। ये इंडिया का स्थिति है। तो ये स्थिति जानने के लिए आपको हम सारा चीज बता दिए हैं कि कहां से कहां पर्वत शुरू होता है, कहां से कहां पठार शुरू होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ये सारा चीज आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला बात बता रहे हैं, ठीक है। कोई भी वहां से बहुत बार पूछ दिया है कि वृहद हिमालय का जो है
औसतन ऊंचाई कितना है, तो 6100 मीटर है, ठीक है। और यहाँ का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो क्या कहिएगा, माउंट एवरेस्ट है। भारत में जो है ये सब आपको बोल रहे हैं, कामेत है, त्रिशूल है, बंदरपूछ है, बद्रीनाथ है, नंदा देवी है। बूस्ट स्टेट पूछ देता है कौन सा, मिलान करने के लिए दे देता है। अब यहाँ पे आपको क्या बोले हैं, धौलागिरी बताए ना, क्या बोलते हैं, छोयू बताए, एपी बताए, धौलागिरी बताए, अन्नापूर्णा बताए, मनसालू बताए, और क्या बताए हैं, मनसालू है, मकालू है, एवरेस्ट है, ये सब नेपाल में पड़ता है। ये पे कंचनजंगा कहेगा तो सिक्किम में पड़ता है। उसका कंचनजंगा का ऊंचाई कितना भैया, तो कितना कहिएगा, 8,000 कितना है, 8,586 है ना, 586 है, ठीक है। और केटू का ऊंचाई कितना कहेगा, तो 8,611 मीटर है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा, भारत का टॉप है। तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी भारत में कहेगा तो क्या कहिएगा, कंचनजंगा है, जो सिक्किम में पड़ता है। कौन है, कंचनजंगा। और भारत की सर्वोच्च चोटी पर खुल देगा कि कौन है, तो क्या कहिएगा, 8,611 यानी केटू है। वो कौन सा है, काराकोरम श्रेणी में। उसके बाद लद्दाख श्रेणी का सर्वोच्च चोटी राकापोची है। फिर यहाँ पे नीचे में आइएगा, जास्कर श्रेणी के सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है, ठीक है। तो वो विवाद में है, वो अक्सर पूछ लिया जाता है। तो वो आपका ट्रांस हिमालय। और मुख्य जो हिमालय है, ये आपका 3 श्रेणी, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये ITCZ, MBF, MCT और HHF, इसको आपको याद रखना है। ये आपके लिए हर जगह, क्योंकि भूगोल से क्वेश्चन, आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, नहीं आने का कोई भी बात नहीं है, आना ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो मुख्य चीज है हम आपको बता दिए हैं, आपको ये चीज याद रखिएगा। ये इतना मेहनत आप ही को के लिए किया जाता है, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जूनियर महिला विश्व कप हॉकी 2023 का खिताब किसने जीता है, तो क्या कहिएगा, जूनियर महिला विश्व कप हॉकी है ना, जूनियर महिला विश्व कप हॉकी। देखिए हॉकी ये कहां पे हो रहा था, चिली में हो रहा था। चिली का राजधानी सैंटियागो है, दक्षिण अमेरिका का देश है। उत्तर से अभी यहाँ पे अभी बताए भी नहीं आपको, यही पे चिली में यहाँ पे आपका एंडीज पर्वत है। क्या पर्वत कहिएगा, एंडीज पर्वत। विश्व की सबसे लंबाई, ऊंचाई तो पर्वत समझ गए, माउंट एवरेस्ट है। लंबाई कौन है भैया, तो लंबाई यही आपका, यही चिली में पड़ता है। यहाँ से चिली से शुरू होता है और जाके आपका कोलंबिया तक इसका विस्तार है, जिसको एंडीज पर्वत कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। फर्स्ट नंबर में ये आता है, दूसरे नंबर में रॉकी आता है, तीसरा नंबर में आपका ऑस्ट्रेलिया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये लंबाई की तरह। और ऊंचाई में सबसे अधिक जो टॉप 3 है, तो अपने इंडिया मतलब माउंट हिमालय में ही है, जो आपको बोले हैं सबसे अधिक, सबसे ज्यादा सर्वोच्च चोटी लंबा कहेगा तो क्या कहिएगा, माउंट एवरेस्ट 8,850 है। उसके बाद फिर आपका कौन सा हो जाएगा, केटू हो जाएगा। फिर केटू के बाद फिर कंचनजंगा हो जाएगा। ये तो टॉप 3 तो याद ही रखिएगा। और लंबाई के भी क्रम में टॉप 3 पर्वत आपको याद रखना है कि लंबाई के हिसाब से कौन है सबसे भी। यहाँ पे आपका हो जाएगा एंडीज है, क्या कहिएगा, एंडीज है। ये आपका एंडीज हो गया। यहाँ पे आपका रॉकी, देखिए यहाँ पे भी अमेरिका में भी आइएगा ना, उत्तरी अमेरिका में, यहाँ पे भी आपको 2 श्रृंखला दिखेगा। ये रॉकी है, इधर अपलेशियन पर्वत है, ठीक है। और यहीं पे आपका मिसिसिपी और मिसूरी नदी निकलता है। तो अमेरिका दोनों तरफ से क्या है, इधर पर्वत का विस्तार है। तो इधर क्या है ना, अटलांटिक महासागर के सापेक्ष ये जो पर्वत बना हुआ है, तो ये अपलेशियन पर्वत है। आपको बहुत बार पूछ लेगा अपलेशियन पर्वत कहाँ है, तो क्या कहिएगा, उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। और कौन सा, अटलांटिक महासागर वाला तट पे। और ये पे रॉकी कहेगा तो किधर है, तो ये प्रशांत महासागर वाला तट में। तो इधर रॉकी है, इधर रॉकी है, इधर क्या कहिएगा, रॉकी है, और इधर क्या है, अपलेशियन पर्वत है, ठीक है। ये याद रखना है। और यहाँ पे क्या है, एंडीज पर्वत है, ये एंडीज पर्वत है। तो यही है आपका चिली। यहाँ पे से, यहाँ से ऐसे करके ये चिली है। देखिए कहां से विस्तार है, चिली, फिर उसके बाद पेरू, फिर मिलेगा, फिर इक्वाडोर, फिर कोलंबिया। तो आपको ये बात याद रखना है कि चिली जो है प्रशांत महासागर के तट से सबसे उत्तर से दक्षिण लंबाई वाला सबसे बड़ा लंबा देश है आपका, कौन, चिली। तो यही चिली पे आपका हो रहा था क्या, जूनियर महिला विश्व कप, ठीक है, इस बार हो रहा था, ठीक है। और ये यहाँ पे अर्जेंटीना खेल रहा था, और यहाँ पे आपका जो है नीदरलैंड है, ये खेल। तो यहाँ पे अर्जेंटीना हार गया है और नीदरलैंड महिला वाला जीत गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे चिली का राजधानी कहाँ पे है, सेंटियागो है, ठीक है। तो ये सेंटियागो की भी आपको याद रखना है। सेंटियागो कहाँ पे है, चिली का राजधानी। मेरे हिसाब से बात एकदम बिल्कुल भी आप समझ रहे होंगे, ठीक है। यही है आपका चिली, ये है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना हारा है और नीदरलैंड जीत लिया। अब देखिए यहाँ पे एगो विश्व हॉकी कप, विश्व कप हॉकी होता है, जो इस बार हुआ था आपका कहाँ पे, बिरसा मुंडा स्टेडियम में, जो यहाँ पे अपने इंडिया में ही हुआ था। तो यहाँ पे आपका कौन जीते, बेल्जियम हार गया था और जर्मनी जीता था। तो यहाँ पे आपको जर्मनी देख रहे हैं, देखिए इधर से आइएगा ना, यहाँ पे आपको जर्मनी दिखेगा, ये जर्मनी, ठीक है। यहाँ के चांसलर ओलाफ सोल्ज है, पहले यहाँ एंजेला मार्केल थी। तो यही जर्मनी है, ठीक है। ये जुटलैंड प्रायद्वीप में पड़ता है। तो ये जर्मनी जीता है, कौन कहिएगा, विश्व हॉकी कप। विश्व हॉकी मतलब वर्ल्ड कप, विश्व हॉकी कप जो होता है इस बार 2023 वाला, कौन जीता है, जर्मनी जीता, किसको हरा के, बेल्जियम को हरा के। और जूनियर विश्व हॉकी कप महिला किसने जीता है, तो क्या कहिएगा, ये आपका नीदरलैंड जीता है, किसको हरा के, अर्जेंटीना को हरा के। तो ये दोनों बात हम मेरे हिसाब से स्पष्ट कर दी है, ठीक है। अब इतना तो बात नहीं समझिएगा, इतना ठेठ भाषा में। तो हम करंट पढ़ा रहे हैं, करंट कोई ऐसा कोई पढ़ाता होगा नहीं, ये करंट नहीं पढ़ा रहा, लगता है कि कोई किताब पढ़ा रहा है ना। तो ये आपको समझना है,
तो समझ गए जूनियर महिला विश्व हॉकी कप किसने जीत लिया भाई, तो नीदरलैंड ने जीत लिया। कहां हो रहा था, चिली में हो रहा था। चिली में एंडीज पर्वत दिखा दिए हैं, ठीक है। तो एकांकागुआ उसका सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, एंडीज का। ठीक है, बहुत सारा चीज है बताने का, बताएंगे तो बताते रह जाएंगे, ठीक है। तो नीदरलैंड देखिए, अर्जेंटीना आपका हारा है, ये हारा है, ठीक है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का ही राजधानी आपका राष्ट्रपति बने जेवियर माइली, बहुत खतरनाक आदमी, बताएं तो याद रखिएगा। जो भी चीज फिजिक्स से संबंधित हो उसको याद रखना है। इसका आयोजन कहा, चिली में हो गया। अब देखिए, अभी कुछ हॉकी से संबंधित कुछ खेल हुआ था तो उसको भी बताते। राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हुआ था, पंजाब जीता था अभी हाल फिलहाल में, ये बात समझिए, ठीक। पहली बात, अभी आपका एशिया हॉकी चैंपियनशिप हो रहा था, पुरुष वाला महिला वाला दोनों। तो पुरुष वाला चेन्नई में हो रहा था, किसको हरा के हम लोग जीते, मलेशिया को हरा के भारत जीत गया, ठीक है। बिल्कुल भी याद रखिएगा। आपको महिला वाला जो हो रहा था, किसको, जापान को हरा के भारत जीता। ये कहां पे हो रहा था, ये आपका उड़ीसा में हो रहा था। तो ये बात दोनों नहीं, झारखंड में हो रहा था। कहां पे हो रहा था, झारखंड में हो रहा था, झारखंड में हो रहा था, ठीक है, झारखंड में हो रहा था। तो ये दोनों आपको याद रखना है। झारखंड में जो हो रहा था भारत जीता, किसको हरा के, जापान को हरा के। और यहाँ पे चेन्नई में जो हो रहा था पुरुष वाला, किसने जीता है, तो मलेशिया को हरा के भारत जीता है, ठीक है। और ये राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जो हुआ है, हरियाणा को हरा के पंजाब जीत गया, ठीक है। और पुरुष विश्व हॉकी कप 2023 हुआ, किसने जीता, जर्मनी जीता, किसको हरा के, बेल्जियम को हरा के। जूनियर महिला विश्व कप हॉकी हुआ, किसने जीता है, तो अर्जेंटीना हरा के नीदरलैंड जीता है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से बात बिल्कुल क्लियर। भारत का स्थान कैमा था, 9वां था। इस बार अमेरिका को हराया था, किसको, अमेरिका को हरा के हम लोग 9वें स्थान पे हैं। कहें स्थान पे हैं, 9वें स्थान में है। बिल्कुल भी याद रखना है, इजी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। चलिए आगे, चलिए आइए। गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। तो क्या बोलता है कि देखिए, अब ये आपका जो है ना, एक आपको बता देते हैं, गतिशील भूजल मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करता है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ये जल शक्ति मंत्री कब बना, तो ये भैया ये मंत्रालय ही बना 2019 में, ठीक है, 2019 में, याद रखिएगा। इसके मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी के द्वारा आपको गतिशील क्या है, गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। इस बार भी जारी किया गया है। तो बोलता है कि सबसे अधिक वृद्धि वाला कौन सा स्टेट है जो सबसे अधिक वृद्धि किया है, तो भैया पश्चिम बंगाल किया है। अब भूजल क्या होता है तो आपको बता देते हैं, जो हम लोग का देख रहे हैं ना, ऊपर वाला भाग है, ये क्या है, ये क्रस्ट है कि नहीं। क्रस्ट के बाद मेंटल के बाद कोर। तो क्रस्ट वाला जो निचले वाला भाग है, तो वहीं पर आपका क्या है, भूजल जाता है। वो कैसे जाता है भाई, जमीन डूबी, हम लोग नहीं बोलता कि भैया पानी को संरक्षित कीजिए, है ना। तो ये भूजल के द्वारा वहां पे जाके आपका क्या कहता है, पानी आपका जमता है, ठीक है। तो वो सबसे अधिक वृद्धि किसने किया है, तो पश्चिम बंगाल आपका टॉप में रहा है। और भूजल नहीं बोले कि कितना संकट, आपको बताए थे पूसा 44, हम 144 पूसा बताए थे कि पंजाब में जो है ये धान को बैन कर दिया गया, बताए थे, याद कीजिए, ठीक है। क्यों कर दिया गया, क्योंकि लंबा समय तक खेत में रहता है, पहली बात। दूसरी बात है कि बहुत बड़ा बड़ा होता है। तीसरी बात क्या है ना, कि भूजल को बहुत ज्यादा सूखता है। इसी वजह से ये जो है पूसा के द्वारा इसको जो है विकसित किया गया था और इसको बैन कर दिया गया कि पंजाब में जो है ये धान आपको नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों, कि ये भूजल, क्योंकि भूजल का समस्या बहुत बड़ा समस्या, आने वाले समय में इस पे बहुत ज्यादा रिपोर्ट आपका जो है आपका आता है। और बोला था कि अगर भूजल अगर खत्म हो जाए तो समझ लीजिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। और इंडिया के बारे में भी कहा गया है, कब तक तो बोलबो किया कि जो है भूजल समाप्त हो जाएगा लगभग 80%। जब 80%, आज हम लोग जो ज्यादा वाटर यूज करते हैं भूजल ही करते हैं, अगर भूजल खत्म तो समझ लीजिए जिंदगी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो इसी पे रिपोर्ट निकाला जाता है कि कौन सा स्थिति किसका है, तो पश्चिम बंगाल बहुत बेहतर किया है और पंजाब सबसे खराब किया। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। असम दूसरे नंबर पे है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, ठीक है। तो ये कौन है, ये रिपोर्ट जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे अधिक जो है वृद्धि 3 राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, असम है और तेलंगाना है। तेलंगाना जान लिए रहे, अभी जाके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बने हैं, दूसरा मुख्यमंत्री होंगे, है कि नहीं है। अति शोषण राज्य बने, जहां पे सबसे ज्यादा हरास हुआ है वो कौन सा भैया, पंजाब है। और दूसरे नंबर पे हरियाणा है, क्योंकि जानता है ना बहुत ज्यादा कृषि होता है, बहुत ज्यादा सिंचाई होता है। आप ही देखिए, अभी जो हम लोग भूजल निकाल करके जो है खेती में सिंचाई करते हैं, ये क्या अच्छा है क्या, बहुत गड़बड़ है, ठीक है। आप भूजल का बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि जहां ज्यादा कृषि होता है वो भूजल के लिए संकट है। मीथेन गैस का उत्पादन के लिए अभी भारत को जो है कॉप में जो भी कॉप होता है तो कहा था कि आप लोग कृषि प्रधान देश हैं, और जहाँ पे कृषि होता है धान का खेत क्या करता है, मीथेन गैस उत्सर्जित करता है। जो जहाँ पे हम लोग का जो पशुधन है वो क्या करता है, मीथेन उत्सर्जित करता है। जब मीथेन उत्सर्जित करेगा तो वो ग्रीन हाउस गैस में है, तो वहां पे कौन करता है, भूजल का भी जाता है। हम लोग जैसे सिंचाई करते हैं, कहां से, भूजल है, तो बड़ा पानी भूजल क्या है, एक तरह से अमृत है, पेट्रोल के बराबर समझ जाइए आप खाड़ी देश में जहाँ पे पानी नहीं है, जाइए आपको साउथ में, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहे, महाराष्ट्र में जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। यानी जो आप जो मैदानी भाग देख रहे हैं ना, जो मैदानी अभी ना बताया 43% भारत में मैदान है, अगर मैदानी भाग छोड़ करके आप जाइए पठारी भाग में, यानी आप जाइए कौन वाला, गोंडवाना लैंड वाला क्षेत्र में, दक्षिण भारत में, देखिएगा वहां पे आपको एक भी पंप सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत कठोर कठोर चट्टान है और वहां पे भूजल समाहित ही नहीं हो सकता इतना, क्योंकि ऊपर में आपको एक दिन बताया था ना, वहां पे क्या हुआ था, आपका जो है उद्गार हुआ था, दरारी उद्भेदन हुआ था, और आपका लेटेराइट का मतलब जो ऊपर का जो चट्टान है, ठीक है, अग्नीय चट्टान का बहुत बड़ा लेयर है, और वहां पे पानी
वहां पे इतना नीचे में खनिज संसाधन है दक्षिण भारत में, आपको बता नहीं सकते, मगर इतना वहां पे मतलब खदान करना ही टेंशन है, क्योंकि ऊपर में क्या है, लेयर जमा हुआ है, पुराना चट्टान है, पठार है, वहां पे हो ही नहीं सकता है, सारा चीज अंदर में दबा हुआ है, संभव ही नहीं है। जितना रुपया का आदमी खदान करके मतलब उसको करेगा, उससे अच्छा आयात कर लेगा, है कि नहीं है। वहां पे बहुत कठोर है, उसी वजह से आप देखिएगा दक्षिण भारत में आपको भूजल नहीं दिखेगा। आपका जो ये देख रहे हैं ना, ये चीज नहीं है दक्षिण भारत में, बहुत पानी का वहां पे किल्लत है, बहुत परेशानी है लोगों को, ये बात जान लीजिएगा। देखिएगा आप, नदी से लोग ज्यादातर पानी का अपना, वहां पे बोरिंग वोरिंग होना बहुत समस्या है, तो भूजल को बचाइए। जो भी गंगा वाला, ब्रह्मपुत्र वाला, सिंधु वाला क्षेत्र में जो भी जो है आपका ये वाला दोआब में रहता है, तो वहां पे इसको, क्योंकि ये मैदानी भाग है और मैदानी भाग में आपका भूजल का समस्या नहीं है, मगर पंजाब वाला साइड में ना लोग इतना ज्यादा दोहन कर दिया कि सब बर्बाद हो गया, ठीक है। पश्चिम बंगाल, असम, तेलंगाना ये जो है आपका थोड़ा वृद्धि किया है, और आपका पंजाब और हरियाणा गड़बड़ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिंचाई बहुत ज्यादा होता है, लोग यहाँ पे जो है सब गड़बड़ गड़बड़ करके रखते हैं, ठीक है। आइए, गुवाहाटी मास्टर्स 2023 में बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्विनी पोनप्पा, देखिए बैडमिंटन टूर्नामेंट अभी आपका एक सैयद मोदी हो रहा था, और ये आपका ये यहाँ पे क्या हुआ है भैया, गुवाहाटी मास्टर्स हुआ है। तो इसमें क्या है ना, अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो ने जो है महिला युगल जीत लिया है, तो ये याद रखिएगा। ये जो है अभी सैयद मोदी जो हुआ था ना, सैयद मोदी याद रखिएगा, सैयद मोदी आपका जो हुआ था, इसमें इसको जो है रजत पदक जीते थी, कौन, अश्विनी पोनप्पा। और सैयद मोदी के बारे में थोड़ा सा जब बात निकलता तो उसमें देखिए, उसमें क्या, कौन था, सी चियान जेन था, चाइना का था, पुरुष एकल जीता था, ठीक है। और महिला में कौन जीता था, तो कौन था वो, जापान का कौन है, ओकुहारा था, ठीक है। तो ओकुहारा, नोआमी, हाँ वही ओकुहारा था, ओकुहारा को याद रखिएगा, वो महिला जीती थी, ठीक है। और यहाँ पे अभी आपका कौन सा हो रहा था, तो आपका क्या कहिएगा, गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन हो रहा था, इसमें जो है आपका युगल महिला जीती, किसने, तनिषा, तनिषा कहाँ भैया भाई, तनिषा कैरेस्टो जीती है और अश्विनी पोनप्पा जीती है, ठीक है, युगल जीती है, इसको दोनों को याद रखें। गुवाहाटी मास्टर्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलें आगे बढ़े। ये जम्मू कश्मीर के मामले में इससे पहले वाला चीज, इससे वाले पर जो पहले बताए हैं, तो सारा चीज हम बता ही चुके हैं। कुछ वहां पे जो चीज यहाँ पे तो कुछ लिखे नहीं, आपको तो बहुत विस्तार से हम बता चुके हैं। तो यही है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक क्या बैठा था, मीटिंग बैठा था। ये बात आपको मालूम है कि संवैधानिक पीठ के द्वारा जो है डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों का एक संवैधानिक बेंच बैठा था। कितना जजों का, 5 जजों का। और उसमें क्या कहा गया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो 370 अनुच्छेद हटाया गया, वो क्या है, वो उसको, उस फैसला को बरकरार रखा जाए, वो सही है, ठीक है, सही ठहराया है, ठीक है। और वो बोला कि असंवैधानिक नहीं है, ये कुछ भी गलत नहीं किया, जो भी किया राष्ट्रपति के कहने पे किया, और राष्ट्रपति अपना कार्य के संचालन किसको, संसद के द्वारा करवाएगा। और संसद में कौन है, जो सरकार रूलिंग पार्टी है वही है। तो डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जो संविधान पीठ बैठा था, उसका अध्यक्षता कौन था, तो डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ कौन है, भारत के चीफ जस्टिस है, क्या चीफ जस्टिस है, 50वें चीफ जस्टिस है, याद रखिएगा, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। भारत में टोटल आपका कितना है, 32 से 33। चलिए आगे चलें। चलिए, अध्यक्ष 5 जजों के बेंच ने किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का फैसला को बरकरार रखा है। तो विशेष दर्जा को जो दिया गया था, विशेष दर्जा के बारे में आपको कट टू कट सारा चीज बता दिए, कहां से विशेष दर्जा आया, क्यों देने का परिस्थिति बना, क्या नहीं हुआ, ये सारा चीज हम आपको बता दिए। तो आज का सेशन ये खत्म करते हैं, बहुत लंबा चले गए हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर हम लोग कल मिलेंगे। क्या कीजिएगा, लंबा लंबा चला जाता है, ठीक है।